देखिए, लॉकडाउन के वजह से पूरे इंडस्ट्रियल मार्केट पे एक बहुत बड़ा निगेटिव इफेक्ट पड़ा है। बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनी थी, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, बहुत सारी टॉयज़ की कंपनियां थी, आईटी सेक्टर्स की कंपनी थी, मैन्युफैक्चर कंपनियां, ये चाइना में थी। ये चाइना से बोरिया बिस्तर समेट रही हैं, लेकिन ये इंडिया नहीं आ रही हैं। अब हम इसको समझते हैं ये वियतनाम की ओर ज़्यादा शिफ्ट हो रही हैं, यानी साउथ ईस्ट एशिया की ओर। चलते हम लोग इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, चाइना कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। 1970 में चीन के एक नेता थे बेंग जियोपिंग। ये चाइना को पूरी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोडक्शन हब बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ आए अपने सामानों का उत्पादन करने के लिए। इसके लिए उन्होंने एक प्लान तैयार किया, जिसके तहत उन्होंने लेबर मार्केट को अच्छा किया, सप्लायर्स का एक चेन बना दिया, और पूरा, अब जानते हैं चाइना पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो मार्केट तो वैसे ही है, बहुत बड़ा मार्केट है। पूरे की पूरी एक सप्लाई चेन बना के रख दिया, और इस तरह से मजबूरी कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि लोगों को वहाँ जाकर प्रोडक्शन करना पड़ा, और इतना सस्ता प्रोडक्शन हो गया जिसका कोई हद नहीं। तो यही सब की वजह से पूरी दुनिया की कंपनियां चाइना में चली गई। अब जैसे आप अगर ध्यान दीजिएगा, आपको अगर आप दिल्ली में देखिएगा तो दिल्ली में जो कोचिंग सेक्टर्स हैं वो मुखर्जी नगर में है। अगर आप पटना में देखिएगा तो मुसल्लापुर हाट के एरिया में है। तो ये इस एरिया में कोचिंग सेक्टर्स है सब। तो ऐसा नहीं कि केवल कोचिंग यहाँ आ गई है सब, या कोई टीचर या इन जगहों से उठ के कहीं चला जाएगा तो पूरा कोचिंग मार्केट चला जाएगा, नहीं जाएगा। रीजन क्या है, वहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। आप इन दोनों जगहों की अगर बात करेंगे, पटना का मुसल्लापुर और दिल्ली का मुखर्जी नगर, तो जिस एरिया में कोचिंग है वहाँ लॉज भी अवेलेबल है, होटल भी अवेलेबल है, मैगजीन कॉपी किताब की दुकानें अवेलेबल है, फास्ट फूड, जंक फूड, ब्रेकफास्ट, सब चीज़ अवेलेबल है। छोटे मोटे डॉक्टर भी हैं, जो मतलब हर तरह के डॉक्टर है, बट एक नॉर्मल के लिए मेडिसिन वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप सोचिएगा आज उठा के इसको हम कोई दूसरी जगह लेके चले जाएं तो नहीं जा सकता है। जबकि आप इन जगहों का देखिएगा, रेंट बहुत महंगा है, एक्सेस महंगा है इन दोनों जगहों का रेंट। अगर आप मुखर्जी नगर से 4-5 किलोमीटर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, या फिर पटना के मुसल्लापुर हाट से आप 4-5 किलोमीटर साइड हट जाते हैं, तो वहाँ पर रेंट लगभग 4 गुना सस्ता हो जाएगा। लेकिन फिर भी वहाँ जाने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साइड हटने का मतलब वहाँ हर चीज़ सप्लायर नहीं मिल पाएंगे। अभी क्या है कि जिस एरिया में जो चीज़ चलता है उसका हर चीज़ है। जैसे मान लीजिए कोचिंग है, बेंच टूटा तुरंत लोहा वाला आ जाएगा, कैमरा में प्रॉब्लम आया तुरंत टेक्नीशियन आ जाएगा। तो वही 2-3 किलोमीटर खिसकने में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। तो आप एक छोटे से एग्जाम्पल पे समझ सकते हैं कि हर चीज़ का एक लोकेशन बड़ा बहुत महत्वपूर्ण रखता है प्रोडक्शन और बिजनेस लाइन में। चाइना ने यही किया, अपने देश में इतना पूरा शेनजियांग उसका एक प्रांत है, वहाँ हर चीज़ रख दिया, एकदम स्किल्ड लेबर मिलेंगे, सब लेबर एकदम ए ग्रेड के। और 8 बजे कहिएगा लेबर को आने के लिए, एकदम 8 बजे आएगा और 5 बजे जाएगा। हमारे यहाँ की तरह नहीं कि 8 बजे बोलिएगा तो 10 बजे से काम चालू करेगा। तो पूरी तरह से चाइना ने एक इकोसिस्टम बना के रख दिया कि आप यहाँ आइएगा ही। अब कोरोना पैंडेमिक की वजह से बहुत सारी कंपनियां चाइना से निकलने के लिए सोच रही हैं। आप ऐसे अंदाजा लगा दीजिए कि वर्ल्ड प्रोडक्शन में चाइना की हिस्सेदारी 28.4% है। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया का वर्ल्ड प्रोडक्शन में, उत्पादन में चाइना सबसे आगे है। यूएसए 16.6%, जापान 7.2%, जर्मनी 5.8%, साउथ कोरिया 3.3% और इंडिया आते हैं केवल 3% पे। तो इंडिया आ गया बाबू आपका कितने नंबर पे? 6 नंबर पे चला आता है इंडिया। कितने परसेंट के साथ साथ आता है ये? 3% के साथ। अब वो कंपनियां जो हैं वो इंडिया नहीं आ रही हैं, वो चाइना से निकलने के लिए सोच रही हैं, लेकिन वो इंडिया नहीं आ रही है, वो साउथ ईस्ट एशिया की ओर मूव कर रही हैं। और इसमें वियतनाम सबसे इनके लिए लोकेशन के लिए सबसे बेस्ट जगह है। आप अगर मैप में भी ध्यान से देखिएगा तो चाइना के शिनजियांग से वियतनाम काफ़ी करीब है, और वियतनाम भी उसी रूट पर है जिस रूट पर चाइना अपने प्रोडक्शंस को दूसरे देशों के लिए बेचता था, इसलिए उनके लिए सबसे अच्छा वियतनाम है। तो हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा वियतनाम और इंडिया के बारे में, कौन कौन से इशू हैं जो कंपनियों को इंडिया आने के लिए रोक रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि वियतनाम में जो लैंड एक्विजिशन होता है वो बहुत ईजी होता है। मतलब किसी भी फैक्ट्री को खोलने के लिए थोड़ा एक कट्ठा में तो खुलेगा नहीं, बहुत बड़ा एरिया चाहिए उनको बड़ी कंपनी को खोलने के लिए। अब
वो ज़मीन वियतनाम में इजीली मिल जाता है। लेकिन अभी इंडिया में दिखेगा तो पता चला अगर उनको 50 बीघा ज़मीन है तो 3 बीघा इनका, 2 बीघा उनका, दुबे जी चौबे जी ये है वो है, अरे 75 आदमी रहेगा, एक ठो बेचेगा एक ठो नहीं बेचेगा। उसमें सरकार ज़मीन को अधिग्रहण करेगी भूमि अधिग्रहण के बीच में, तब तक कोई जाके केस ठोक देगा हाईकोर्ट में, वो 4 साल केस चलेगा, कोई नेता उठ जाएगा भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा, किसानों का ज़मीन नहीं देने देंगे, दुनिया भर का झमेला होता है। ये बात भली भांति जानती हैं विदेशी कंपनियां, इसलिए वो इंडिया में नहीं आ रही है, वियतनाम की ओर जा रही है। दूसरा जो स्टार्टिंग प्रोसीजर होता है वियतनाम में 2 दिन में पूरा हो जाता है। किसी भी कंपनी को जो अप्रूवल वगैरह लेना है वो 2 दिन में वहाँ मिल जाता है, इंडिया में 28 दिन लगते हैं। आप ऐसे ही अंदाज़ा लगाइए कि आपके घर की मंथली इनकम मान लीजिए 10,000 है, तो आपको इसका आय प्रमाण पत्र बनाने में 10 से 12 दिन लग जाएंगे। अगर कोई आपके यहाँ डेथ कर गया, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाने में आपको 15 से 20 दिन लग जाएंगे, तो फैक्ट्री खोलने में कितना टाइम लगेगा। तो भारत की जो ये लेट लतीफ़ी है ये भी भली भांति समझते हैं विदेशी कंपनी, इसलिए वो इंडिया से ज़्यादा फेवर कर रहे हैं, वियतनाम को फेवर कर रहे हैं। दूसरा देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल और मेडिकल, ये तीनों के मामले में वियतनाम अच्छा है। मतलब वहाँ पर फैक्ट्रीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री खोलना है तो बीच बाजार में तो फैक्ट्री खोलेगी नहीं, वो मार्केट से हट के 7-8 किलोमीटर साइड एरिया में खोलेगी जहाँ ज़मीन सस्ती हो। अब ज़मीन जहाँ सस्ता है तो ध्यान दीजिएगा वहाँ बिजली नहीं गया है, वहाँ सड़क नहीं गया है, वहाँ नाली नहीं गया है। आप देखिए खेत की ज़मीन सस्ती होती है गाँव में, वहीं पर फैक्ट्री डाल सकते, तो वहाँ भाई सड़क नहीं है। अब कोई कंपनी आएगी तो सड़क खुद बनाएगी, नाली खुद बनाएगी, बिजली के खंभे खुद लगाएगी। भैया इतना वो क्यों करेगा। वियतनाम कहता है कि भैया आप बस ज़मीन लीजिए, यहाँ डालिए, बाकी सड़क वगैरह हम पहुँचा देंगे। तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। सोशल भी उसमें मतलब सामाजिक पृष्ठभूमि भी उसकी बहुत अच्छी है। वो लोग वहाँ के समाज भी फैक्ट्रीज़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, हमारे यहाँ उतना नहीं दिया जाता है। दूसरा मेडिकल के हिसाब से वहाँ वियतनाम का जो स्वास्थ्य का जो ढांचा है, हॉस्पिटल्स वगैरह की जो व्यवस्था है वो इंडिया से बेटर है। इंडिया से बेटर इसलिए है क्योंकि उनका पॉपुलेशन बहुत कम है। तो वो भी कंपनी जानती है कि भैया हम वहीं जाएंगे, तो वो भी कंपनी यही चाहती है कि हम उसी जगह पे जाएं जहां का कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल बैकग्राउंड और मेडिकल अच्छा हो, ताकि हमारे लेबर कभी बीमार पड़े तो उनको तुरंत ट्रीटमेंट हो सके, हमारा कोई मतलब फैक्ट्री पर लॉस ना आए। अब इंडिया में देखेंगे तो इन तीनों चीज़ों की कमी मिलेगी आपको। अब दूसरा चीज़ देखिएगा, पॉलिटिशियन और एनजीटी का यहाँ कोई खास रोल नहीं रहता। हमारे यहाँ पॉलिटिशियन और एनजीटी पूरा किसी चीज़ को रोक लेते हैं। पॉलिटिशियन तो समझते होंगे नेता वगैरह, एक रूलिंग पार्टी कहेगी होना चाहिए, विपक्ष वाला कहेगा नहीं होना चाहिए। अब दोनों में किसी को ये मतलब नहीं है सही है या गलत है। वो सत्ता में तो कहेगा कि करा देंगे, वो विपक्ष में तो कहेगा कि नहीं कराएंगे। एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जब भी कोई कंपनी आएगी उसको इतना ना ले जाके मानक चिपका देगा सब कि भैया प्रदूषण के लिए ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अजीब वाले भाई, इसको कंपनीज को भी तो आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कंपनी को प्रॉपर ढंग से गाइड कीजिए कि कितनी ऊपर उसकी चिमनी होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। केवल जाएंगे नहीं ये बंद करिए, ये करिए, तो इन लोग का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप रहता है गवर्नमेंट की, एनजीटी का। ये भी विदेशी कंपनियों को आने से रोकती हैं। दूसरा जो चीज़ होता है, सबसे बड़ा पॉइंट है करेंसी। करेंसी में क्या है, देखिए वियतनाम की करेंसी डोंग है, वियतनामी डोंग। इंडिया की करेंसी रुपया है। मेन प्रॉब्लम देखिए क्या है कि वियतनाम की करेंसी जो है वो क्रॉलिंग पैटर्न पर है, क्रॉलिंग पेग पैटर्न पर है, जबकि इंडिया की जो करेंसी है वो फ्लोटिंग है, वो भी फ्री फ्लोटिंग करेंसी है। तो इंडिया की जो फ्री फ्लोटिंग करेंसी है इसका जो है क्रॉलिंग है। अब ये क्रॉलिंग और फ्री फ्लोटिंग में अंतर समझिए, मेन अंतर क्या होता है इन दोनों में। देखिए क्रॉलिंग में भी ना करेंसी ऊपर नीचे होती है डॉलर के हिसाब से, हाँ फ्री फ्लोटिंग में भी ऊपर नीचे होती है डॉलर के हिसाब से। लेकिन फ्री फ्लोटिंग में क्या होता है कि 1 रुपया अगर $1 आज 70 रुपये के बराबर है तो कल 100 भी जा सकता है, अब परसों हो सकता है कि 70 रुपये से नीचे गिर के 30 भी जा सकता है। मतलब फ्री फ्लोटिंग में ये नहीं पता है कि ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, यानी मैक्सिमम सीमा नहीं है और ना ही मिनिमम सीमा है। और क्रॉलिंग में क्या होता है कि वियतनाम लोगों ने सेट कर दिया कि भैया देखिए इतना से ऊपर नहीं जाने देंगे और इतना से नीचे नहीं जाने देंगे, ये एक फायदा होता है। अब चलिए इसको समझते हैं कैसे फायदा होता है। मान लिया कि भारत में एक कल्पना कीजिए कि $1 50 रुपये के बराबर है। अगर भारत से आप 50 रुपया लेके गए अमेरिका तो वो $1 बन जाएगा, या अमेरिका से $1 लेके आए तो भारत में 50 रुपये बन जाएगा। अब अमेरिका की कोई कंपनी इंडिया में आई, इन्वेस्ट की, और यहाँ से उसने मान लिया कि 100 रुपया कमाया।
अब जरा सोचिए, इस 100 रुपये को वो अमेरिका ले जाएगी तो कितना डॉलर बन जाएगा? $2, क्योंकि 50 रुपये का रेट चल रहा है, तो वो $2 बन गया। अब जरा सोचिए भारत के साथ समस्या क्या है, उन कंपनियों को क्या प्रॉब्लम फेस करना होता है। मानिए कि जब वो कंपनी भारत में इन्वेस्ट की थी तो $1 50 रुपये के बराबर था और कंपनी ने 100 रुपये कमाया था। अचानक डॉलर महंगा हो गया, रुपया सस्ता हो गया, यानी रुपया कमजोर हो गया और $1 हो गया 100 रुपये के बराबर। बताइए, ये यहाँ पे 100 रुपया कमाया है, पहले ले जा रहा था तो $2 हो रहा था, अब ले जाएगा तो $1 हो जाएगा। अब वो माथा पीटेगा दो तरीका। जब फैक्ट्री खोले थे तो इतना प्रॉफिट तो अभी भी उसका 100 रुपया है, अब वो डॉलर भी, बट रेट इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो गया कि उसको घाटा लग गया। लेकिन क्रॉलिंग में क्या होता है, क्रॉलिंग में फिक्स कर दिया जाता है कि भैया देखिए मैक्सिमम इतना जाएगा, मिनिमम इतना जाएगा। जैसे मान लिया कि हमने क्रॉलिंग फिक्स कर दिया रुपया का, कि रुपया जो डॉलर के हिसाब से रहेगा 70 से 80 के बीच क्रॉलिंग रहेगा, 70 से नीचे नहीं आएगा और 80 से ऊपर नहीं जाएगा। इस हिसाब से रहेगा तो कंपनी भी सेट कर लेगी कि भैया हमको यहाँ लाएंगे, जब वापस पैसे ले आएंगे, प्रॉफिट को अपने यहाँ ले आके काउंट करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा। आप समझ गए क्रॉलिंग क्या है और ये क्या नाम है, इंडिया का फ्री फ्लोटिंग क्या। फिर भी जो लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि कंपनियां चाइना छोड़ के दूसरे देश में चली जाएंगी, इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अगर कंपनी चली भी जाती हैं तो वो कच्चा माल कहाँ से खरीदेगी? जो उनका सप्लाई चेन बना हुआ है, उनका जो उनका जो डीलर है वो चाइना में बैठा है, सप्लायर चाइना में बैठा है, मार्केट सब चाइना में बैठा हुआ है, हर एक चीज वहां पर बनाया है। यहाँ इतना जल्दी ले आएंगे तो कहाँ खोजेंगे? इतना जल्दी यहाँ मिलेगा भी तो नहीं, किसी चीज को तुरंत आप नहीं ले आ सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे।